हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ड्यूल साइकिल के बारे में। हमने ऑलरेडी कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ लिया है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसी सीरीज में हम आगे ड्यूल साइकिल पढ़ते हैं। ड्यूल साइकिल क्या होती है, ड्यूल साइकिल को कहाँ यूज किया जाता है, कितनी प्रोसेस होती है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑटो साइकिल में कितनी प्रोसेस हमने पढ़ी थी? ऑटो साइकिल में थी 4 प्रोसेस: एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपांशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एंड हीट एडिशन। उसी तरह से डीजल साइकिल में कितनी प्रोसेस थी? 4 प्रोसेस। कौन कौन सी 4 प्रोसेस थी? वहां पर 4 प्रोसेस थी हमारी: एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये हमारी प्रोसेस थी डीजल साइकिल की। ड्यूल साइकिल क्या है? देखिए, ड्यूल साइकिल में हम मिक्सअप लेंगे हमारा ऑटो साइकिल का और डीजल साइकिल का। डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होता था वो था किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पे। और ऑटो साइकिल में हीट एडिशन होता था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ड्यूल साइकिल पे जो हीट एडिशन होगा पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। ओके, कहाँ यूज की जाती है ये ड्यूल साइकिल? जो आपके हाई स्पीड डीजल इंजन होते हैं, वो हाई स्पीड डीजल इंजन किस पे काम करते हैं? ड्यूल साइकिल पे काम करते हैं। सबसे पहले हम इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस 1 to 2 is adiabatic compression. 1 to 2 is adiabatic compression. 2 to 3 is constant volume heat addition. 3 to 4 is constant pressure heat addition, and 4 to 5 is adiabatic expansion, and 5 to 1 is constant volume heat rejection. इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, प्रोसेस 2 to 3 is constant volume heat addition. Constant volume heat addition. Okay, process 3 to 4 is constant pressure heat addition. ओके, यहां पर हम देख रहे हैं कि इस साइकिल में 2 बार हीट एडिशन हो रहा है, पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस में होता है? ऑटो साइकिल में। और ये किस में होता है? डीजल साइकिल में। तो ड्यूल साइकिल पार्शियली ऑटो साइकिल और पार्शियली क्या है? डीजल साइकिल। यहां पर पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन हो रहा है और कुछ पार्शियली किस में हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस 4 to 5। तो प्रोसेस 4 to 5 क्या है? प्रोसेस 4 to 5, ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपांशन। कौन सी प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, प्रोसेस 5 to 1। 5 to 1 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, देखिए, ऑटो साइकिल में हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था,
डीजल साइकिल में भी हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, उसी तरह से ड्यूल साइकिल में भी हीट रिजेक्शन किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट रिजेक्शन होगा। ओके, प्रोसेस 5 to 1 is constant volume heat rejection, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। देखिए, अब इस पूरे डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे डेरिवेशन में हम ये देखेंगे कि आप वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इस साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल इफिशिएंसी की, थर्मल इफिशिएंसी। ओके, थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है। क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट को हम क्या लिखते हैं, आउटपुट को हम लिखते हैं हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। इनपुट क्या है, हीट सप्लाई। आउटपुट देखिए, आउटपुट अपॉन इनपुट को हमने लिखा है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, लेकिन यहां पर हीट सप्लाई पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है और पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो इसको हमने लिख दिया QS1 और QS2। QS1 जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और QS2 जो हीट एडिशन है वो किस पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और यहां पर इनपुट टोटल हीट एडिशन है, तो टोटल हीट एडिशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टोटल हीट एडिशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं QS1 प्लस QS2। क्लियर होगी बात, समझ में आई। ठीक है, यहां पर अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो थर्मल इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अब हम एक एक करके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन की। तो हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, प्रोसेस 5 to 1। और 5 to 1 कैसी प्रोसेस है, 5 to 1 जो प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आप हीट रिजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कभी भी किसी भी प्रोसेस में आपको वर्क निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालना है, हीट एडिशन या हीट सप्लाई कैलकुलेट करना है अगर आपको, या फिर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालना है, तो आप अल्टीमेटली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हीट रिजेक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CV T5 माइनस T1, T5 माइनस T1। क्लियर है, हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू CV T5 माइनस T1। CV क्या है यहां पर, CV जो है वो है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो क्या है, CV। एयर की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल की अगर हम बात करें तो CV की वैल्यू हम हमेशा फिक्स लेते हैं। कितनी लेते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो फिक्स वैल्यू क्या है, 0.718। यूनिट क्या होती है इसकी, किलो जूल पर केजी केल्विन। और अगर हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करें तो कितनी लेते हैं, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ के रखा है कि CP और CV का मान अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग वैल्यूज क्यों होती है। वहां पर आपको सब कुछ समझाया गया था कि CP का मतलब क्या होता है और CV का मतलब क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग क्यों है। गैसेस के केस में दोनों की वैल्यू अलग होती है, सॉलिड के केस में CP और CV सेम ही होता है। क्लियर है। तो देखिए अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि हीट रिजेक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, CV T5 माइनस T1। ओके, नेक्स्ट अगर हमें हीट सप्लाई कैलकुलेट करनी है, क्योंकि फॉर्मूले में हीट सप्लाई भी आ रही है, तो हीट सप्लाई कैलकुलेट करते हैं हम। हीट सप्लाई में हमें दोनों हीट सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा।
हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले QS1 निकालते हैं। तो हीट सप्लाई पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो हीट सप्लाई QS1 किस पर हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला यही होता है, CV डेल्टा T। ओके, तो हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा? CV T3 माइनस T2। क्या फॉर्मूला होगा? CV T3 माइनस T2। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हो रहा है, QS2 कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, तो QS2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है? QS2 का फॉर्मूला क्या होगा? T4 माइनस T3। T4 माइनस T3 ये है हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपको टोटल हीट सप्लाई चाहिए तो आपको टोटल हीट सप्लाई में दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो QS टोटल इज इक्वल टू QS1 प्लस QS2। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो क्या आएगा? CV T3 माइनस T2 प्लस CV T4 माइनस T3। ये हीट एडिशन का फॉर्मूला है। ओके, देखिए हमने अभी तक हीट सप्लाई निकाली, हीट रिजेक्टेड निकाली। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? थर्मल इफिशियंसी। तो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? थर्मल इफिशियंसी आ रही है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड CV T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? CV T3 माइनस T2 प्लस CV T4 माइनस T3। ओके, ये फॉर्मूला है। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई। यहां पर देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? CV की जगह क्या आ जाता है यहां पर? CP। ओके, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और dw आप क्या लिखते हैं? dw लिखते हैं pdv। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो इसको आप लिखते हैं du प्लस pv। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? Cp डेल्टा T। तो हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना होता है तो यहां पर CP आता है। बस इतना ही डिफरेंस है कांस्टेंट वॉल्यूम में और कांस्टेंट प्रेशर में। कांस्टेंट वॉल्यूम में CV आएगा और कांस्टेंट प्रेशर में क्या आएगा? CP। ओके, तो QS1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और QS2 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? CP, और यहां भी क्या आ जाएगा? CP। क्लियर? ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ड्यूअल साइकिल की इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको CP चाहिए होगा, CV चाहिए होगा और सभी साइलेंट पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए होगी। ओके, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको इस तरह से डेटा गिवन नहीं होता। आपको क्वेश्चन में डेटा दिया जाता है कंप्रेशन रेशियो का, प्रेशर रेशियो का, एक्सपांशन रेशियो का। ओके, इस तरह से डेटा दिया जाता है। इसलिए थर्मल इफिशियंसी को हम रिड्यूस करके इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो, एडियाबैटिक इंडेक्स के टर्म्स में हम इस थर्मल इफिशियंसी को लेकर आएंगे। ओके, तो देखिए कैसे लेकर आएंगे। T5, T3, T2, T4 और T3 को सबको T1 के टर्म्स में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैस लॉ, और उसके बाद कॉमन निकालकर कुछ चीजें हम कैंसिल कर देंगे जिससे कि आपकी थर्मल इफिशियंसी आ जाएगी। ओके, यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 हमने बात करी थी। कौन सी प्रोसेस थी? एडियाबैटिक एक्सपांशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, 4 to 5 इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या लॉ फॉलो होता है? PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारे प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पिस्टन मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो रहा होगा और प्रेशर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और हमने हीट को ऐड कर दिया। हीट को ऐड कर दिया, प्रैक्टिकली क्या मतलब है हीट को ऐड करने का? मतलब आपने स्पार्क दे दिया या आपने फ्यूल को इंजेक्ट करा दिया।
इसको बोलते हैं हीट एडिशन, मतलब कंबशन हो गया, हीट एडिशन हो गया। ओके, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है पार्शियली, और पार्शियली किस पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। एंड देन फिर क्या हो रहा है, एक्सपांशन। एक्सपांशन भी हमने क्या माना है, एडियाबैटिक माना है। आपको मैंने रीजन बताया था कि एक्सपांशन और कंप्रेशन हम एडियाबैटिक ही क्यों मानते हैं। इसके बाद हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा। जो ड्यूअल साइकिल होती है, ये ड्यूअल साइकिल कहाँ यूज की जाती है, जो आपके हाई स्पीड डीजल इंजन होते हैं, उन हाई स्पीड डीजल इंजन को किस साइकिल से कैलकुलेशन या किस पर वर्क करते हैं, वो ड्यूअल साइकिल पे वर्क करते हैं। हाई स्पीड डीजल इंजन में एनालिसिस के लिए आप कौन सी साइकिल यूज करते हैं, ड्यूअल साइकिल यूज करते हैं, जिसमें कि हीट एडिशन पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हम टेम्परेचर की वैल्यूज को रिड्यूस करके किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में हम लेकर आएंगे। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हमने यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया था। जो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया है वो टेम्परेचर के फॉर्म में आया है। अब हम क्या करेंगे, सारे टेम्परेचर को किसी एक टेम्परेचर के टर्म्स में चेंज करेंगे और एफिशिएंसी को कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो, एक्सपांशन रेशियो के टर्म्स में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंप्रेशन रेशियो देखिए कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, V1 बाय V2। V1 इज द टोटल वॉल्यूम एंड V2 इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, V1 बाय V2। क्लियर। एक्सपांशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक्सपांशन रेशियो का जो फॉर्मूला है, एक्सपांशन रेशियो फॉर्मूला है V5 बाय V4। क्लियर। V5 किसके बराबर है, V1 के बराबर है, तो इसको हम V1 बाय V4 भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेशर रेशियो एक टर्म आता है, प्रेशर रेशियो, जिसको हम आरपी से शो करते हैं। किसे शो करते हैं, आरपी से। इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला होगा P3 बाय P2। प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला है P3 बाय P2। अब हमें इस एफिशिएंसी को इन तीन टर्म्स के रिस्पेक्ट में लेकर आना है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेस 1 to 2। ओके, प्रोसेस 1 to 2 कैसी प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम्स के बीच में क्या रिलेशन हमने देखा है, V1 T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। ये रिलेशन हम कई बार लगा चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा। अब हमें T2 को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो T2 इज इक्वल टू T1 V1 बाय V2 टू दी पावर गामा -1। V1 बाय V2 क्या है, V1 बाय V2 कंप्रेशन रेशियो है। ओके, तो T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में आ गई कितनी, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। ओके, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हमारे लिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट अब हम प्रोसेस 2 to 3 बात करते हैं। प्रोसेस 2 to 3 ये कैसी प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3 एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कौन सा लॉ लगता है, अगर आप भूल जाते हैं बार बार, तो आप गैस लॉ याद रखिए। गैस लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू MRT। ये आपका गैस लॉ होता है। अब इसमें जो भी प्रोसेस आप लगाना चाहें, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत सिंपल है इसको चेक करना। प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो देखिए मास तो कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, नाम में ही कांस्टेंट आ रहा है उसके।
ओके, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सिलेंडर के अंदर जितना मास ले लिया वो फिक्स हो गया, वो बदलेगा नहीं, तो मास फिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैसे फिक्स हो गया? आपने सिलेंडर में जो गैस ले ली उसका जो आर है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके, अगर गैस बदल रही है बार बार तो आर बदलेगा, अगर गैस एक ही है तो आर की वैल्यू भी एक ही। ओके, तो एम और आर फिक्स है। वेरिएबल क्या है? पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई भी एक चीज कांस्टेंट हो जाएगी। अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वी भी कांस्टेंट, तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टेम्परेचर के। और अगर v कांस्टेंट तो p t के प्रोपोर्शनल हो गया, t कांस्टेंट तो p v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बहुत आसान है इसको निकालना। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। और ये सिर्फ मैथमेटिकल बात नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल बात नहीं है, ये हमारा फिजिक्स की बात है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया और अगर आप हीट ऐड करेंगे या कुछ भी करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। प्रेशर कुकर जिसमें आप खाना बनाते हैं उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम क्या है उसका? फिक्स है। अगर आप हीट ऐड करेंगे तो कुकर बड़ा नहीं हो जाएगा, जितना शेप का उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। अगर आपने हीट ऐड करी तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये मतलब होता है इसका। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर जिस रेशियो में बढ़ रहा होगा उसी रेशियो में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं क्या? कि P बाई टी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, किसी भी पॉइंट पर आप P और T के बीच में रेशियो लेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी प्रोसेस 2 to 3 के लिए। 2 to 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं P2 बाय T2 P2 बाय T2 इज इक्वल्स टू P3 बाय T3। P2 बाय T2 इज इक्वल्स टू P3 बाय T3। और हमें यह पता है कि प्रेशर रेशियो क्या होता है? P3 बाय P2। तो P3 बाय P2 हम लिख दें इसको, देखिए ध्यान से। P3 बाय P2 इज इक्वल्स टू T3 बाय T2। हमें T3 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में चाहिए, तो T3 इज इक्वल्स टू T2 P3 बाय P2। और P3 बाय P2 क्या है? प्रेशर रेशियो, जिसको हम आरपी बोल रहे हैं, तो हम इसको आरपी लिख सकते हैं। T3 इज इक्वल्स टू T2 आरपी प्रेशर रेशियो। और T2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है? T1 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 इंटू प्रेशर रेशियो इंटू T1। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ओके, T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में आ गई, T3 की वैल्यू T1 के टर्म्स में आ गई। अब हम निकालेंगे T4 की वैल्यू T1 के टर्म्स में और T5 की वैल्यू भी T1 के टर्म्स में। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 कौन सी प्रोसेस है? देखिए, 3 से 4 तक जाने पर स्टेट तो बदल रही है लेकिन प्रेशर सेम है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब उसमें कौन सा लॉ लग रहा है? गैस लॉ। किसके प्रोपोर्शनल कौन होगा? वापस आ जाते हैं यहां पर। एम और आर तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? टेम्परेचर। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहां पर V बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। V बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं V4 बाई T4 इज इक्वल्स टू V3 बाय T3। क्लियर? V4 बाय T4 इज इक्वल्स टू V3 बाय T3। अब यहां पर T4 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो T4 बाय T3 इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, V4 बाय V3। ओके, अब देखिए T4 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक रेशियो आ रहा है V4 बाय V3
जिसको हमने यहां पर डिफाइन नहीं किया था, हम लिख देते हैं यहां पर। एक और रेशियो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीजल साइकिल में पढ़ रखा है हमने, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। जहां से इंजेक्शन स्टार्ट होता है और जहां पर इंजेक्शन बंद होता है, उनके बीच के वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो को हम किससे शो करते हैं, रो से रो से। तो रो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू V4 बाय V3। कट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू V4 बाय V3। तो V4 बाय V3 क्या है, कट ऑफ रेशियो, जिसको हम रो बोल रहे हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको T4 बाय T3 इज इक्वल्स टू कट ऑफ रेशियो रो। तो आ जाएगा T4 इज इक्वल्स टू रो T3, T4 इज इक्वल्स टू रो T3 की वैल्यू ये निकाली है हमने, T1 प्रेशर रेशियो कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। ओके, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब देखिए T4 भी T1 के टर्म्स में आ गया, T2 T1 के टर्म्स में, T3 भी T1 के टर्म्स में और T4 भी T1 के टर्म्स में। अब लास्ट टेम्परेचर कौन सा बचा, T5। अब हम T5 को भी T1 के टर्म्स में निकालेंगे और सारी वैल्यूज को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए T4 को T1 के टर्म्स में निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस लें, प्रोसेस 425। प्रोसेस 425 कौन सी प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस है, देखिए एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, उसमें हमने एक रेशियो पढ़ रखा है जिसको हम एक्सपांशन रेशियो बोलते हैं, V5 बाय V4। ओके, तो देखिए ध्यान से बात, अगर हम इसमें लॉ लगाएं तो उसमें हम कैसा लॉ लगाएंगे, हम इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन लगाते हैं, T4 V4 गामा माइनस 1, T5 V5 गामा माइनस 1। क्लियर, देखिए ध्यान से, V5 जो है वॉल्यूम एट 0.5 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। क्लियर, तो हम इसको लिख सकते हैं T4 V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T5 V5 को हम लिख सकते हैं V1। ओके, ये इनटू का साइन है, लगा दिया, ठीक है, T5 मल्टीप्लाइड बाय V1 टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर, तो यहां पर T5 की वैल्यू T1 के टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट करें, वॉल्यूम्स के बीच में क्या कोई रिलेशन मिल रहा है हमें, वॉल्यूम्स के बीच में देखिए क्या रिलेशन मिल रहा है, क्या निकाल सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, V5 बाई V4 बेसिकली है क्या, V5 बाई V4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं V1 बाई V4, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम एट 0.5 किसके बराबर है, वॉल्यूम एट 0.1। V5 बाई V4 को हम लिख सकते हैं V1 बाई V4। अब इसमें V2 से डिवाइड कर दीजिए और V2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए V1 बाय V2 इज मल्टीप्लाइड बाय V, या तो V2 से कर दीजिए या तो V3 से कर दीजिए, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो V2 से डिवाइड और V2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो V1 बाय V2 और V2 बाय V4, V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, तो हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। V1 बाय V2 क्या है, V1 बाय V2 जो है वो क्या है, कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं V5 बाय V4 इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 है कंप्रेशन रेशियो। क्लियर है, और ये V2 बाय V4 क्या बन गया, V2 देखिए आप ध्यान से, 0.2 पर जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 0.3 के वॉल्यूम के बराबर है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं V2 को V3, इसको क्या लिख सकते हैं V3, और यह है V4, और हमें ये मालूम है कि V4 बाय V3 क्या है, कट ऑफ रेशियो। तो V4 बाय V3 देखिए ध्यान से, एक्सपांशन, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो। ओके, ये क्या है, कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय V4 बाय V3, तो इसको लिख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो V5 बाय V4। यहां पर आ जाइए, अब ध्यान से बात देखिए, T4 V4 टू द पावर
गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T5, और V1 को V5 भी लिख सकते हैं या V1 भी लिख सकते हैं, गामा माइनस 1। हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये किसकी निकाली है, T5 बाई T4 की। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं T4 बाय T5 इज इक्वल्स टू V5 बाय V4, V5 बाय V4 टू द पावर गामा माइनस 1। V5 बाय V4 क्या है, ये है कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर। अब हमें T5 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में निकालना है। T4 की वैल्यू ऑलरेडी T1 के टर्म्स में आ गई है, रख देते हैं T4 की वैल्यू को ρ1 T1 प्रेशर रेशियो कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई T5, ओके, इज इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कट ऑफ रेशियो की पावर भी गामा माइनस 1, क्योंकि पावर में दोनों में चली जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो दोनों की तरफ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। तो T5 की वैल्यू T1 के टर्म्स में क्या आ रही है, T5 की वैल्यू T1 के टर्म्स में आ रही है T1 प्रेशर रेशियो, T1 प्रेशर रेशियो, यहां क्या बचा रो, और यहां से भी रो आ रहा है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर गामा माइनस 1 है, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, रो की पावर गामा बचेगा। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास T5 की। तो देखिए इस पूरे डेरिवेशन में हमने T1 T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में, T3 की वैल्यू T1 के टर्म्स में, ओके, T4 की वैल्यू भी T1 के टर्म्स में, और लास्ट T5 की वैल्यू भी किसके टर्म्स में आ गई, T1 के टर्म्स में आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं और एक फाइनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू, T4 की वैल्यू और T5 की वैल्यू को हमने T1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है। अब इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और फर्दर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस CV। अब देखिए यहां पर एक चीज और कर सकते हैं हम कि अगर आप CV को कॉमन निकाल लें तो ये CV और ये कॉमन नीचे से जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। देखिएगा CV डिवाइडेड बाई CV कॉमन निकाल लिया हमने, कि डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, CV है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CP बाय CV, ओके, T4 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T2। क्लियर। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है T5 माइनस T1, CV से CV क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ओके। और हमें ये मालूम है कि CP बाय CV क्या होता है, CP बाय CV क्या होता है, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स, ओके। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। T5 की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, T1 प्रेशर रेशियो रो टू द पावर गामा माइनस T1। क्लियर। डिनोमिनेटर में देखिए CP बाय CV क्या है, गामा है। T4 की वैल्यू क्या है, T4 की वैल्यू T1 के टर्म्स में ये है रो T1 प्रेशर रेशियो कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1, ओके। आगे चलते हैं, माइनस T3 T1 के टर्म्स में क्या है, कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1 प्रेशर रेशियो T1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो गामा माइनस 1 प्रेशर रेशियो T1 माइनस T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में T1 कंप्रेशन रेशियो गामा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हमने पुट कर दिया। अब देखिए क्या क्या चीजें करना है इसमें, T1 को न्यूमरेटर से और T1 को डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल कर क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा प्रेशर रेशियो रो कट ऑफ रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1। देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा, कंप्रेशन रेशियो, पूरी ब्रैकेट में कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो कॉमन निकाल लीजिए,
कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1, बाहर, अंदर क्या बच रहा है, गामा ब्रैकेट T1 चला गया, यहां पर बचा रो प्रेशर रेशियो, ये बचेगा और ये बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया है, ओके, और ये कॉमन चला गया है, ये भी क्या कॉमन चला गया, तो ये दोनों टर्म्स ही बचेंगे, माइनस कंप्रेशन रेशियो कॉमन चला गया है, और क्या बचेगा माइनस प्रेशर रेशियो T1 कॉमन आ गया है, ओके, प्लस आगे चलते हैं, T1 कॉमन निकलकर कैंसिल हो गया, कंप्रेशन रेशियो कॉमन चला गया है, क्या बचेगा प्रेशर रेशियो माइनस, कुछ बचे ही नहीं, T1 चला गया और कंप्रेशन रेशियो भी चला गया, 1 ब्रैकेट क्लोज, ओके। देखिए यहाँ पर प्रेशर रेशियो को भी कॉमन निकाल सकते हैं, प्रेशर रेशियो को भी कॉमन निकाल लीजिए, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रेशर रेशियो रो की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो टू दी पावर गामा -1, यहां से आरपी कॉमन निकाल लीजिए, आरपी कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा गामा आरपी, ओके, ब्रैकेट रो -1, ओके, प्लस प्रेशर रेशियो -1 ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो ये फॉर्मूला है हमारा फाइनल किसके लिए, इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो, in terms of pressure ratio, in terms of cutoff ratio, in terms of compression ratio। अगर आपको क्वेश्चन में कट ऑफ रेशियो दिया है, प्रेशर रेशियो दिया है, तो आप इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज फीड करेंगे तो आपको थर्मल इफिशिएंसी मिल जाएगी, ओके। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, याद करने की कोशिश करिएगा, डीजल के फॉर्मूले की तरह है, बस थोड़ी बहुत चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। तो ये थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला और आपको पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि साइकिल में ऑन एन एवरेज जितना प्रेशर काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। और मीन इफेक्टिव प्रेशर को फॉर्मूले से याद करने में बहुत डिफिकल्टी है क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो बेहतर है अगर आपको ड्यूल साइकिल के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब क्या था, स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब था कि पिस्टन ने जितना वॉल्यूम कवर किया उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके, या स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारे डायग्राम से अगर हम देखें कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या था तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये आपकी डीजल साइकिल है, ये डीजल साइकिल है, ये 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। देखिए सिलेंडर जो है 0.2 से कहां तक जा रहा है, 0.1 तक जा रहा है, ओके, ये यहां से इस पॉइंट तक आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। ओरिजिन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक होगा V1 और ये होगा V2, तो ये लाइन अंदर वाली लाइन कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, ओके। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई क्या होती है, हीट सप्लाई आपको मैंने बताया कि आप कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम में जितनी हीट सप्लाई हुई प्लस कांस्टेंट प्रेशर में जितनी हीट सप्लाई हुई, तो T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3, ये कांस्टेंट प्रेशर प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई है। हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CP T5 माइनस T1। तो देखिए इनमें हमें सारी वैल्यूज पता होंगी, टेम्परेचर की वैल्यूज पता होंगी, वैल्यूज निकालिए, V1 और V2 की वैल्यू निकालिए, तो यहां से आप मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं, इसका बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ा फॉर्मूला याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो
बेटर है आप इस फॉर्मूले से मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करिए, चाहे वो किसी भी साइकिल में पूछा गया हो, चाहे वो ऑटो साइकिल में हो, डीजल साइकिल में हो या ड्वेल साइकिल में हो। आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए बस कि ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्वेट वॉल्यूम। क्लियर? एक चीज और आपको समझना है इस डेरिवेशन के लास्ट में कि कभी अगर आपको एग्जाम में इस पीवी डायग्राम का टीएस डायग्राम बनाने को आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए ओके, ऑलरेडी आपको मैंने समझाया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि पीवी डायग्राम दिया है तो टीएस डायग्राम कैसे बनता है। इसमें देख लेते हैं कि टीएस डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। 12 साइकिल का टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी सिंपल है। देखिए 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कैसे कांस्टेंट रहती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही हीट सप्लाई होती है, ना हीट सिस्टम के अंदर आती है, ना सिस्टम से बाहर निकलती है, तो मॉलिक्यूल की रैंडमनेस क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओके, तो पॉइंट 1 to 2 स्ट्रेट लाइन, 1 to 2 क्या है, स्ट्रेट लाइन। 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आती है तो पीवी डायग्राम में तो स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन जब टीएस डायग्राम की बात आएगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, स्लोप से बनती है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप निकाल के रखा है, अगर आपको याद हो तो dt बाय ds इज इक्वल टू क्या निकला था, t बाय cv। ये था कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप। स्लोप का मतलब कर्व, क्या मतलब कर्व, तो 2 to 3 कर्व से बनेगा। ओके, एंड देन 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्लोप क्या था, सिमिलर यही T बाय Cp। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप, अब देखिए दोनों का स्लोप अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर सेम है लेकिन Cp और Cv की वैल्यू तो अलग अलग है। किसका स्लोप ज्यादा होता है, किसका स्लोप कम होता है, बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना। Cv की वैल्यू कम है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, Cp की वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप कम होगा। तो स्लोप ज्यादा होने का मतलब एक कर्व ऊपर की तरफ उठकर बनेगा, और Cp का स्लोप कम है इसका मतलब कर्व ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ से जाएगा ऐसा। अगर आपको और अच्छे से समझना है कि स्लोप ज्यादा है या कम का मतलब क्या है, तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए, देखिए एंगल कितना ज्यादा बन रहा है इसके कंपैरिजन में कि कम कम बन रहा है। तो 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यहां पर हीट सप्लाई हो रही है 1 और यहां पर हीट सप्लाई हो रही है कितनी, 2। आगे बात करते हैं, आगे हमारा है 4 to 5 एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन अगेन एक स्ट्रेट लाइन, जिसको हम 4 to 5 बोलेंगे क्योंकि एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एडियाबैटिक है, ना ही हीट अंदर आएगी ना ही हीट बाहर जाएगी, रैंडमनेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। 0.5 to 1, 5 to 1 अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जो कर्व से बनेगी। तो ये हमारी जो साइकिल है उस साइकिल का डायग्राम में टीएस में बना दिया, किस बना दिया, टीएस में। टीएस का मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर ड्यूअल साइकिल का कंप्लीट डेरिवेशन देखा, उसका पीवी डायग्राम देखा, उसका टीएस डायग्राम देखा। हमने ये देखा कि थर्मल एफिशिएंसी को कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो के टर्म्स में कैसे चेंज करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। और उसके बाद हमने लास्ट में ये देखा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूअल साइकिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।